कहते हैं कि वे खुद वर्ड ही एक ब्रेकडाउन है, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसमें भी जो डिप्रेशन नाम का जो शब्द है, ये इटसेल्फ इट्स लाइक ब्रेकडाउन। लोगों का ब्रेकडाउन हो जाता है, या कहते हैं ब्रेकडाउन होके डिप्रेशन आता है, या राइट। डिप्रेशन होके ब्रेकडाउन होता है। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको हमें इतना ब्रीफली और अच्छे से समझा दे कि मेरे मन का ख्याल भी चेंज हो जाए। इट्स नॉट ए ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है स्पेशली इन दीज टाइम्स व्हेन सोशल मीडिया इज सो प्रिवेलेंट, इंफॉर्मेशन इज सो इजीली अवेलेबल, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको हमें कैजुअली नहीं यूज़ करना है इन टर्म्स को। मैम, इसमें जो आपने बताया ज्यादा खाना शुरू कर लेता है, तो इट इज लाइक ए सेल्फ प्लेजर या गिल्टी प्लेजर? गिल्ट प्लेजर भी है एंड सेल्फ प्लेजर भी है। मैम, इसमें मैं आपसे दो सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ। बोथ आर लाइक एग्जांपल ऑफ ए कॉर्पोरेट वर्कर। राइट। दिन भर स्ट्रेस में रहता है, राइट। कॉर्पोरेट लाइफ, 5-6 बजे छुट्टी होती है, पूरा पका हुआ आता है, घर आते ही जोमेटो स्विगी खोला, बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, उसको लगा हाँ अब मैं बेटर फील करता हूँ, और सो गया। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सेम सिनेरियो, कॉर्पोरेट वर्कर, दिन भर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, बॉस की सुन रहा है, एचआर की सुन रहा है, घर आता है, स्टार्टेड यूजिंग डेटिंग एप्स, राइट, स्विप्स के, राइट। एक दो जन से मैच हुआ, बस हैप्पीली टॉक किया, और उसके बाद उसको लगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, आई स्टिल हैव दैट चार्म, और कंटिन्यूड हिज वर्क नेक्स्ट डे। इन दो सिनेरियो से अपन मतलब क्या सीखने को मिलता है इनसे? सो ये दोनों ही अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं। मतलब ये भी कोपिंग मैकेनिज्म में आ रहे जो आप अभी बता रहे हैं। यस। तो फर्स्ट सिनेरियो जो आपने बात की कि वो जोमेटो है, स्विगी पे ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट ईटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि एनीवेज क्योंकि आपका फिर वो एंड पॉइंट नहीं पता है आपको। तो समाज की इस भयानक प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, भयानक तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों ने ऐसा ही बना दिया कि ये एक भयानक प्रॉब्लम बन चुकी है। इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, मिसेस रिद्धि डूमरा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं आप एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दें। तो आई एम रिद्धि डूमरा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ, एंड माय स्पेशलाइजेशन इज़ इन चाइल्ड साइकोलॉजी, और ट्रेनिंग सेशंस लेती हूँ, बच्चों की थेरेपी करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, बिकॉज जब मैं क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी स्पेशली इन सिटी लाइक बीकानेर हमें अभी अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है, विच इज़ वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन विद द एजुकेशन प्रोग्राम्स फर्स्ट, एंड पेरेंटिंग के बारे में बात करती हूँ, एंड करंटली हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट स्पिरिचुअल कोशिएंट रेज कर रहे हैं बच्चों का, जिसके बारे में शायद हम बात करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है और स्पिरिचुअल कोशिएंट होता क्या है। थैंक यू मैम, आई रियली अप्रिशिएट द नोबल वर्क यू आर डूइंग, स्पेशली हमारे बीकानेर जैसे शहर के लिए। तो अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये एक जो वर्ड है ना मैम, मैं इसका ब्रेकडाउन लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग ये वर्ड्स कहते हैं कि वे खुद वर्ड ही एक ब्रेकडाउन है, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसमें भी जो डिप्रेशन नाम का जो शब्द है, ये इटसेल्फ इट्स लाइक ब्रेकडाउन। लोगों का ब्रेकडाउन हो जाता है, या कहते हैं ब्रेकडाउन होके डिप्रेशन आता है, Right. या डिप्रेशन होके ब्रेकडाउन होता है। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको हमें इतना ब्रीफली और अच्छे से समझा दे कि मेरे मन का ख्याल भी चेंज हो जाए। इट्स नॉट ए ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है स्पेशली इन दीज टाइम्स व्हेन सोशल मीडिया इज सो प्रिवेलेंट, इंफॉर्मेशन इज सो इजीली अवेलेबल, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको हमें कैजुअली नहीं यूज़ करना है इन टर्म्स को। आज अगर कोई एक दिन के लिए उदास भी है या 2 दिन के लिए उदास भी है, सैड है, हमें खुद को ऐसे लगने लगता है और हमारे आसपास लोगों को ऐसे लगने लगता है कि अरे मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, या लोगों को लगता है अरे इसको तो डिप्रेशन हो रहा है। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। और अगर हमें, जैसे हम एंजाइटी की अगर बात करें, तो अगर हमें ज़रा सी घबराहट हो रही है या नर्वसनेस हो रही है, बिल्कुल। तो हम उसको बिकॉज ये इतना कैजुअली यूज़ होने लगे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन इज़ इलनेस। ये कोई मूड स्विंग से रिलेटेड नहीं है, डिप्रेशन एक बीमारी है। तो आईसीबी की तरफ से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो WHO ने हमें एक आईसीबी दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है,
जिसके बिहाफ पे हमें एक स्टैंडर्ड मिला है कि ये कुछ सिम्टम्स ऐसे अगर आपको दिख रहे हैं 2 हफ्तों तक या 2 हफ्तों से ज़्यादा, तो हमें ये 10 सिम्टम्स दिए गए हैं डिप्रेशन के, जिसमें से हम 3 अगर प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें, 1 इज़ सैडनेस, सेकेंड इज़ फटीग एंड थर्ड इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। और ये प्राइमरी सिम्टम्स अगर 2 हफ्तों तक 24/7 रह रहे हैं, that means it is time, it is a red flag that you consult a psychiatrist or a clinical psychologist. जो clinical psychologist उसका एक diagnosis देगा इनके behalf पे एंड उनका जो भी clinical measures होते हैं, एंड उसके बाद एक diagnosis मिलने के बाद psychiatrist के पास chemical treatment मिलेगा एंड टुगेदर एज अ टीम दे वर्क एंड आपका इलाज होगा। एंड अगर इन 3 प्राइमरी सिम्टम्स के अलावा हम समझें बाकी के सिम्टम्स जैसे लैक ऑफ स्लीप, कम या ज़्यादा, एपेटाइट में चेंज आना, कम या ज़्यादा, किसी भी चीज़ में जैसे हमने बात की कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन होना, सोशली अपने आप को विड्रॉ कर लेना, आपको सोशली मन नहीं कर रहा है, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, एक आपको हर छोटी चीज़ पे आपको डर लग रहा है, एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो 2 हफ्तों तक लगातार 24/7 रह रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। एंड आजकल लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, ये नॉर्मल डिप्रेशन है। नो, देयर इज नो क्लिनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन इज डिप्रेशन एंड इट इज एन इलनेस। इट इज अ डिजीज। इट इज एन इलनेस, यस। मैम ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि डिप्रेशन को अपन वी कैन टेक इट कैजुअली, ये बीमारी है, मतलब बीमारी है, इट इज अ डिजीज। तो इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम बोलेंगे कि हम कैसे एनालाइज होता है। वैसे तो आपने बताया ये 3 सिम्टम, राइट, ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं, लेकिन आसपास वालों को कैसे पता चलेगा कि मतलब नहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है? यही प्राइमरी जो हम 3 सिम्टम्स पिरामिड हमने बात की कि अगर आपको लग रहा है कि जो नॉर्मली आपको किसी चीज़ में सपोज रुचि थी और इमिजिएटली इंस्टेंटली ऐसा कुछ हुआ, या सपोज जैसे होता है कई बार हमारी लाइफ में ऑलरेडी एक स्ट्रेस चल रहा होता है और हम उसको ज़्यादा मायना नहीं देते, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एंड एक लाइफ का कोई मेजर इवेंट आया, एक ट्रिगर आया, उस स्ट्रेस के चलते वो स्ट्रेस साथ साथ चल रहा है, कुछ ऐसा एक ट्रिगर आया, एक मेजर लाइफ एडवर्स इवेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अपनी इग्नोरेंस भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल रखती है। यस, यू एंड इमीडिएटली जैसे आपको लग रहा है कि आपको थकान हो रही है, समटाइम्स थकान होना इज नॉर्मल फिजिकल, बट अगर जैसे मैंने वही बोला कि आपको अगर ये 15 दिन लगातार चल रहा है फॉर नो रीज़न, एक थकान होता है कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं या कोई मेंटल एफर्ट आपका जा रहा है, बट देयर इज़ नो रीज़न, एंड सेम इज़ स्लीप में चेंज आना, बहुत ज़्यादा सोना, अगेन वही बात। सो इन सब चीज़ों के लिए इफ़ देयर इज़ नो रीज़न, कुछ ऐसा नहीं हुआ है फिर भी ये सब हो रहा है, रुचि में कमी होना किसी भी चीज़ में, सपोज़ आपको पेंटिंग करना पसंद था, किसी बच्चे को सपोज़ पेंटिंग करना बहुत पसंद था एंड वो हमेशा पेंटिंग करता था डेली बेसिस पे, अचानक से पेंटिंग करना बंद कर दिया एंड वो 15 दिन तक उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। He's lost his interest. यस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सेम इज़ विथ फटीग, एपेटाइट, भूख एकदम से ऐसा लग रहा है कि 15 दिनों तक, कुछ हफ्तों तक इतनी भूख लग रही है, अच्छा ज़्यादा भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। सो इट कैन बी रिवर्स, both मतलब ends. कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लगना, एक्सट्रीम्स केस, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगना एंड बहुत कम लगना कि आपका एपेटाइट बिल्कुल माइनस में चला गया, बिल्कुल पुअर हो गया, कि कहाँ आप एक नॉर्मल डाइट ले रहे थे और कहाँ आपको भूख ही नहीं लग रही है। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे सुबह यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप, यू डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क। अगर बच्चे का यहाँ हम
अगर स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, पेरेंट्स कैसे अवेयर हो सकते हैं, कैसे अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अगर बच्चा कुछ दिन तक लगातार वो बोल रहा है कि मुझे उठने का मन नहीं है, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, मुझे खेलने का मन नहीं है, उसको भूख नहीं लग रही है, भूख ज़्यादा आ रही है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द रेड फ्लैग दैट यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल एंड यू टेक इट सीरियसली। मैम की बात, आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यस, एंड एजुकेशन, एजुकेशन, सेल्फ we need अवेयरनेस। to educate ourselves as parents. मैम इसमें जो आपने बताया ज्यादा खाना शुरू कर लेता है, तो इट इज लाइक ए सेल्फ प्लेजर या गिल्टी प्लेजर? गिल्ट प्लेजर भी है एंड सेल्फ प्लेजर भी है। सो हम जब बात कर रहे हैं स्ट्रेसेस की, जब स्ट्रेस होता है, तो हम लोग के कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म्स का मतलब है कि हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, कैसे नेविगेट करते हैं। हम सबके अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। So there are healthy coping mechanisms and there are unhealthy coping mechanisms. जब हम healthy coping mechanisms की बात कर रहे हैं, coping skills की बात कर रहे हैं, वहाँ हम जो हमें, अगर हम आपने स्पेशली ये वर्ड यूज़ किया कि गिल्ट प्लेजर है या सेल्फ प्लेजर। यस, सो वहाँ हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस, एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, डोपामिन, which is a very short-lived hormone. Whereas on the other side, it is serotonin, which is a happy hormone, which is like long-lived. Serotonin is related to happiness, and dopamine is related to pleasure. तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज हमारा अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं, उसमें ईटिंग की तरफ जाते हैं हम, वी स्टार्ट ईटिंग समथिंग जंक और अनहेल्दी, जिसमें हमें वो इंस्टेंट किक मिल रहा है, हमारे डोपामिन रिलीज हो रहा है, एंड हमें ऐसा फील होता है कि हमें प्लेजर मिल रहा है। ओके, आई एम फीलिंग फाइन टुडे, आई कैन मैनेज माय स्ट्रेस। बट वो कुछ घंटों बाद फिर से स्ट्रेस लेवल वापस आ जाता इट है। वाज अ टेम्पररी फेज। It is very short-lived and it gives you a kick. Same is with, you turn to drugs, you turn to alcohol, you turn to आजकल I think ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम में you turn to ऑनलाइन शॉपिंग। इंस्टेंटली आपको लगता है कि I want to buy something for myself and that will make me happy. बट वो आपको खुशी नहीं दे रहा है, वो प्लेजर दे रहा है। मैम इसमें मैं आपसे दो सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ। बोथ आर लाइक एग्जांपल ऑफ ए कॉर्पोरेट वर्कर। Right. दिन भर स्ट्रेस में रहता है, राइट, कॉर्पोरेट लाइफ, 5-6 बजे छुट्टी होती है, पूरा पका हुआ आता है, घर आते ही जोमेटो स्विगी खोला, बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, उसको लगा हाँ अब मैं बेटर फील करता हूँ और सो गया। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सेम सिनेरियो, कॉर्पोरेट वर्कर, दिन भर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, बॉस की सुन रहा है, HR की सुन रहा है, घर आता है, स्टार्टेड यूजिंग डेटिंग एप्स, राइट स्विप्स के, राइट, एक दो जन से मैच हुआ, बस हैप्पीली टॉक किया, और उसके बाद उसको लगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, आई स्टिल हैव दैट चार्म, और कंटिन्यू हिज वर्क नेक्स्ट डे। इन दो सिनेरियो से अपन मतलब क्या सीखने को मिलता है इनसे? सो ये दोनों ही अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं। मतलब ये भी कोपिंग मैकेनिज्म में आ रहे हैं जो आप अभी बता रहे थे। यस। तो फर्स्ट सिनेरियो जो आपने बात की कि वो जोमेटो है, स्विगी पे ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट ईटिंग डिसऑर्डर। क्योंकि एनीवेज क्योंकि आपका फिर वो एंड पॉइंट नहीं पता है आपको, क्योंकि एवरी टाइम यू आर इन स्ट्रेस, आपका माइंड इंस्टेंटली, क्योंकि आपके माइंड को यही पता है इंस्टेंटली जोमेटो और स्विगी पे ही जाएगा, आपको उसका ऑल्टरनेट पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है आपका कोपिंग स्किल। तो बिकॉज आपके माइंड के में आपने कोई और इन्फॉर्मेशन डाला ही नहीं है। तो एक होता है कि ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक मोड में हमारा माइंड ऑपरेट करता है, विच इज़ लाइक अ फिक्स पैटर्न। जहाँ ऑटोमेटिक मोड वो होता है जहाँ हम अवेयर नहीं हैं, जहाँ हम कॉन्शियस नहीं हैं। हम एक जैसे पायलट मोड बोलते हैं ना, कि एक गाड़ी को पायलट मोड में डाल दिया
और आप अपना म्यूजिक Sit back and relax, yes. आप रिलैक्स बैठे, आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिलैक्स है, बट यू डोंट नो कि वो पायलट मोड में कहाँ जा रहा है. एंड अदर इज ऑटोनोमिक, वेयर यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस, आपको पता है कि ये रास्ता है. अब कई बार आपने नोटिस किया होगा, हम अगर गूगल मैप जीपीएस को फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज डेज, क्योंकि इतना वो रोड्स और वो हो गया कि वो हमें खेतों के बीच में से और उसमें से लेके जा रहा है. कौन ले जाता है? एंड समटाइम्स वी रिग्रेट कि यार इससे तो अच्छा मैं मेन रोड ले जो लेता, रास्ता पता था मुझे जो उससे पता था मुझे. सो इट इज द सेम कि आप वो पायलट मोड में हैं, आप वो ऑटोमेटिक मोड में हैं, आप एक फिक्स पैटर्न में हैं जहां आप चले जा रहे हैं. कोपिंग स्किल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड जोमेटो और स्विगी पे जाएगा, आप खाना ऑर्डर करेंगे, प्लेजर मिलेगा, एंड यू विल थिंक, you will assume that you are happy, you are stress free. Whereas कल फिर वो होगा, परसों फिर वो होगा. सेकेंड सिनेरियो भी वही है कि डेटिंग ऐप पे गए, आपने बात की किसी से, बात इसलिए भी की क्योंकि शायद हम खुद से कनेक्टेड नहीं हैं, हम खुद से तो बात कर नहीं रहे हैं, खुद के लिए तो अपनी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है इनिशियली. किसी से बात की क्योंकि हमें वहाँ से वैलिडेशन मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, एंड वी एज ह्यूमंस, वैलिडेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, एंड वी एज ह्यूमंस आर सीकिंग दैट. हमारा माइंड जो है, जो वायरिंग है हमारे माइंड की, वो वैलिडेशन और एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से है कि हमें सामने वाले से अगर ये सुनने को मिल जाता है कि आप तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप तो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, या आज के टाइम में हम सोशल मीडिया पे एक पिक्चर पोस्ट कर देते हैं. सपोज आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ की अगर हम बात करें, एंड मेरा एक कोपिंग स्किल ये भी है कि मैं सोशल मीडिया पे एक पिक्चर डालूँगा, अच्छी पिक्चर डालूँगा, उस पर कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, जो मुझे मेरा स्ट्रेस रिलीव करेंगे, एक तरह की किक मिलेगी, Yes. डोपामाइन रिलीज. यस. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोपिंग स्किल दीज डेज. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम प्लेजर सीक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये अगेन आपको एक एडिक्शन में डाल रहा है ना, अल्टीमेटली लीडिंग टू समथिंग बैड, अनहेल्दी. अनहेल्दी. It is an addiction. Social media is an addiction. Eating without being mindful about it is an addiction. आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट जितनी है आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं या उससे कम खा रहे हैं. स्ट्रेस में तो हम ज़्यादा ही खाते हैं, राइट? या हम कोपिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो वो दैट विल लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स. फिर ये जो सारी बीमारियां हो रही हैं ये ईटिंग डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल की वजह से ही तो हो रही हैं. PCOD, PCOS, even diabetes, these are all lifestyle diseases. and not even these are disorders. एंड ये आप नहीं समझ रहे हैं कि ये डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं. ये डिसऑर्डर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी कोपिंग स्किल्स अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम इसके बात करें कि हेल्दी कोपिंग इन दो सिनेरियोज में हम क्या यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट. एंड सबसे पहले मुझे लगता है ये समझने की बात है, लोगों को लगता है कि स्ट्रेस इज समथिंग कैन बी वी कैन अवॉइड. स्ट्रेस हो ही ना, हमारी लाइफ ऐसी हो जहाँ स्ट्रेस ना हो, हम स्ट्रेस से भागते हैं. बट लेट मी टेल यू, स्ट्रेस इज इनएविटेबल. यू आर ह्यूमंस. स्पेशली आज की लाइफ अगर अपन देखें, जो बिजी लाइफ Right. है, अपना सिनेरियो, चाहे बच्चा हो, राइट चाहे एक एजेड पर्सन हो, राइट. ही कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस. एंड इट इज़ इनएविटेबल बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं. वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स तो हमारी लाइफ में आएंगे ही. सो ऑल यू नीड टू लर्न, all you need to educate yourself with, all you need to understand is the how to deal with that stress in healthy ways and not unhealthy ways. That was initially my next question भी यही था मेरा, कि now we know, हमें पता चल गया है कि हम इस डिसऑर्डर से
जूझ रहे हैं, राइट। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? मुझे क्या नेविगेशन करना चाहिए आगे कि, या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि अब मुझे क्या करना है? थिंकिंग पॉजिटिवली, नेगेटिव एस्पेक्ट तो अपन ने देख लिया, कोई डेटिंग ऐप पे जा रहा है, कोई खा रहा है। पॉजिटिव, अगर कोई के अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है कि ओके आई एम सफरिंग या आई एम ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन, तो मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट कम्स द अवेयरनेस, सेकंड कम्स द एजुकेशन कि ओके मैं अवेयर हो रहा हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, समथिंग इज नॉट नॉर्मल विद मी, समथिंग इज नॉट राइट विद मी। अवेयरनेस, एजुकेशन, ओके ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स हैं जो मुझे 2 हफ्तों तक प्रोलॉन्ग्ड रह रहे हैं, मेरे साथ हो रहा है, फैमिली भी नोटिस कर रही है, फ्रेंड्स भी नोटिस कर रहे हैं, सोसाइटी में भी समझ में आ रहा है। थर्ड इज सीकिंग हेल्प, सीकिंग हेल्प, एंड दैट हेल्प हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्रोफेशनल, फ्रॉम ए कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट। ओके। डेफिनेटली अभी माइंड कोचेज, लाइफ कोचेज आ गए हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजीज, yes, taking it as a disease, yes, and not just the lifestyle. just the lifestyle. So psychologist, psychotherapist and psychiatrist, आपको इन प्रोफेशनल से हेल्प लेना है। बहुत से बच्चे, मैं अपने क्लिनिकल सेशंस में बात करती हूँ, देखती हूँ, बहुत से बच्चे उनको लगता है कि हमें सिर्फ बात करनी है, वो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, ढूंढते हैं, जैसे भाई डेटिंग एप्स या और मे बी इन स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारे वर्क प्लेस पे हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि मे बी इफ आई टॉक टू माई फ्रेंड आई विल फील better. But as you just said, you might feel better, but you might not get better. There is a difference between this. कि एक होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बेटर हूँ, एक है कि आपको बेटर क्लिनिकली, केमिकली, बॉडी वाइज आपको बेटर होना है और आपको बेटर करना है खुद को. So you have to seek help. Of course, beyond that, there are 2 types of approaches of healing, I would say. One is top to bottom approach, Okay. and second is bottom to top approach. So when I'm saying top to bottom approach of healing is meditation, mindfulness meditation, yoga, exercising, movement. So basically that means understanding and becoming aware. Can we add being spiritual? Yes. So these are all spiritual practices only. Okay. These are all spiritual practices. Understanding your mind through your body. Through all these practices, you will, इन सब practices से आप अपनी body से connect कर रहे हैं. एक तो top to bottom ये approach है, एक bottom to top approach भी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक क्लाइंट के लिए, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी में वी नेवर से द अदर पर्सन सिटिंग ऑन दैट साइड इज अ पेशेंट, क्योंकि पेशेंट हमें ऐसा लगता है कि इवन इन थेरेपी इट इज़ ट्रीटेबल, कि आप थेरेपी में अगर हैं तो सामने वाला क्लाइंट है, पेशेंट नहीं है. तो हम क्लाइंट पे, मैं स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट के लिए बॉटम टू टॉप approach is a bit easy to start with, and bottom to top approach is healing your body first, healing your sleep, healing your gut, working on your fat, working on your weight, working on your lifestyle. So अभी हम ये समझ चुके हैं कि gut is your second brain. Yes, आपकी बातों से बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमारा सेकंड ब्रेन है, वो हमारा गट है. माइंडफुलनेस की तरह देयर इज समथिंग लाइक गटफुलनेस. यस, एग्जैक्टली. तो हम जब हमारे गट को हील करते हैं, अब गट को हील कैसे कर सकते हैं? विद द न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन, एंड दैट टू समथिंग गुड फॉर मी माइट नॉट बी गुड फॉर योर बॉडी, राइट? तो वी आर 2 डिफरेंट बॉडीज. हमें उसके लिए भी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है.
वी नीड अ कोच. Yes, so you need to work on your gut because gut में जो microbes होते हैं उनके अंदर एक मेमोरी स्टोर होती है. अब हम गट के बैक्टीरियाज की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं. वो एक इंफॉर्मेशन देते हैं आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, ब्रेन को एक्चुअली. जो हार्मोन रिलीज होता है वो गट से होता है, वो वाला. तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे अपने गट को वो खाना देना है जिसकी मेमोरी हैप्पी मेमोरी हो, जो मेरे माइंड को वो इन्फॉर्मेशन दे. सो बेसिकली जो इमोशंस हैं आपके अंदर वो आपकी गट से माइंड में ट्रांसफ़र होते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस. इसीलिए हम कमिंग बैक टू कि हम वो बात कर रहे हैं ना कि हमें अच्छा फील हो रहा है. मैम पूर्वजों में एक बात कही थी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. हाँ. आई थिंक आई कैन रिलेट समथिंग. ये बात ऐसा तो जिंदगी भर सुनते आए हैं, बट नाउ आई कैन रिलेट कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा क्यों कहते थे. शायद इसीलिए ताकि अगर आपका पेट खुश रहेगा तो इनफैक्ट यू विल बी हैप्पी. जैसा आप बता रहे हो जो भी लेकिन हमें उसको हील करना है हील करने के लिए, एंड हमें उसको वो फूड देना है जो हमारी बॉडी के लिए बना है, एंड नॉट दैट कि हम जंक में जा रहे हैं. गार्बेज नहीं लेना है. एग्जैक्टली. सो उतना ही खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है. जो भी आपका प्रोफेशनली न्यूट्रिशनिस्ट आपको आपकी गट हीलिंग के लिए बताता है, आपको अपना गट हील करना है, आपको अपनी स्लीप हील करनी है, क्योंकि स्लीप इज़ सो अंडररेटेड. हमें ऐसा लगता है कि हम मोस्ट ऑफ द हीलिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इज़ डन व्हेन यू आर स्लीपिंग. इवन हम बोलते हैं ना कि आज अभी तो इतना अवेयरनेस आ गया है फॉर योर स्लीप दैट इवन आपका लिवर भी जो डिटॉक्सिफिकेशन में जाता है. सो हमारे बॉडी के पास पावर है ऑटोमेटिकली हीलिंग करने की. हमारा बॉडी ऑटोमेटिक हीलिंग में जाता है एंड वो हीलिंग स्लीप में होती है. अभी तो हम सोई 12, 1, 2, 3 बजे रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, एंड देन जब जो चीज़ होनी चाहिए, जब 12-10 बजे सपोज जो हार्मोन रिलीज होना है वो सोते हुए ही होगा, बट आप तो सो ही नहीं रहे हैं. आजकल के बच्चों में इसीलिए तो इतने सारे हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं. बिल्कुल. सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हील योर स्लीप एंड देयर आर वेज टू इट. कि आपको सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर देना है, अपना मोबाइल अपने से दूर रखना है. यू हैव टू डू सर्टेन रादर यू शुड डू सर्टेन स्ट्रेचिंग, कुछ योगा, जिससे कि आपकी बॉडी में भी फॉर योर गुड स्लीप. सो देर आर सर्टेन योगा आसनास जो एक गुड स्लीप के लिए है. सो दिस इज़ बॉटम टू टॉप अप्रोच. अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करते हैं अलॉन्ग विथ थेरेपी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर थॉट्स ऑल्सो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू manage your emotions also, it is important to work on your behavior also, and at the same time it is important to keep on working on your body also, so that कि everything all together एक wholesome approach लेके जब हम चलते हैं तो definitely वो healing becomes little faster, and that is the permanent healing, that is not the temporary healing. The kind of therapy I give in is not something कि आप, so it is like the permanent. आपको अपना सेल्फ मैनेजमेंट करना आ जाएगा, बिकॉज लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही, स्ट्रेस रहेगा ही, बट आपको उसके साथ डील कैसे करना है वो हम थेरेपी में कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं. मैम विल डिस्कस ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. आज सुबह मैंने सलमान खान का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उसने कहा कि वो सिर्फ 2 घंटे सोता है इन 24 आवर्स. सो इज इट गिविंग ए रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी? नो. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये समझने की बात है कि इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो. अगर आप 4 घंटे भी, आई डोंट नो 2 घंटे में अगर उसका हीलिंग हो जाता है, या द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ दैट ग्रेट,
But even if you are sleeping for 4 hours and the quality is like really deep and not disturbing, आप बार बार उठ नहीं रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, like you are in deep good sleep, even that works. So it is not the quantity, It is the quality. quality of sleep that has to be. कोई ड्रीम सपने नहीं आ रहे हैं, घबराहट नहीं है, यू आर स्लीपिंग पीस. स्लीपिंग इन पीस, मतलब बहुत अच्छे से सो रहे हैं. यस, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं अभी, कुछ वीडियोस देख के सो रहे हैं, फिर वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चल रहा होता है. सो आई ऑलवेज से दिस कि सोने से पहले हमेशा थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करो, थोड़ा सा 1-2 आसन्स करो. हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को, मैं बच्चों को वर्कशॉप्स में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराती हूँ कि ऑलवेज थिंक अबाउट 3 थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर इन लाइफ. अगर आप रोज़ रात को मैं अपने बच्चों के साथ भी ये करती हूँ. सो मैं उनको बोलती हूँ कि हनुमान जी को पहले तो थैंक यू बोल के सो 3 चीज़ों के लिए आज जो आप थैंक यू बोलना चाहते हैं उनको. सो दिस वे यू आर एक्चुअली थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर, आप वो एनफोर्स कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग. अगर आप पूरा दिन नेगेटिव में भी गए हैं थॉट्स में, रात को आप अपनी बॉडी और माइंड को, ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि हाँ ये 3 चीज़ें आज ऐसी हुई जिसके लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर. सो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके सोएं तो डेफिनेटली योर क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी बेटर. हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी लाइक जो बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे. एंड जब बॉडी में हॉर्मोन्स सही टाइम पे जो रिलीज होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए, हो रहे हैं, तो आपका कहीं कोई लाइफस्टाइल डिजीज डिसऑर्डर का तो सवाल ही नहीं होगा. सो आई थिंक आपने सलमान खान की बात की तो इट इज़ मोर ऑफ अ क्वालिटी दैन क्वांटिटी. और हमें ये भी मतलब इससे एग्जांपल लेना चाहिए कि आप उसने स्लीप की बात तो करी, एंड ही इज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज वर्किंग ऑन हिज बॉडी. राइट, उसका जिम सेशन बहुत लंबा चलता है. राइट, है ना, वो हर तरह का एक्सरसाइज कर रहा है. तो वो भी कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है मीडिया ने अपन को एक एंगल दिखाया कि ही स्लीप्स फॉर ओनली 2 hours a day, बट दे शुड आल्सो फोकस दैट ही इज वर्किंग वेरी हार्ड. राइट. सो वो कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो वहाँ वर्क हार्ड से भी कहीं ना कहीं वो कोप अप कर रहा है. राइट. एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका फिजिकल वर्क किस तरीके का है, आपका जो पूरे दिनचर्या है, आपका डे रूटीन है, वो किस तरीके का. इज़ इट मोर ऑफ अ मेंटल वर्क, इज़ इट मोर ऑफ अ फिजिकल वर्क. अब अगर आप बोलें कि एक लेबर जो है, आपने कभी उसको सुना है कि उसको कभी डिप्रेशन हुआ है, कभी उस तरीके से उसको कुछ हुआ है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका वो जो फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन या आपका रूटीन पूरे दिन क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंगली. सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एवरी इंफॉर्मेशन ओवर देयर ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर यू. इट इज नॉट ट्रू ऑल्सो. इट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ नॉट फॉर यू. सो आपको इसीलिए प्रोफेशनली हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ वहाँ, एक रील है, कोई एक इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए, आपकी बॉडी उसको रिलेट कर पाए. सो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी इज़ यूनिक, एंड आपको उसके हिसाब से, एंड गुड, it is always safe, it is always good to seek professional help, because अब professionals आपके पास हैं, आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, एंड व्हाई नॉट इसको नॉर्मलाइज आई थिंक करना चाहिए. एंड इट इज़ लाइक अ वायरल, इट इज़ लाइक अ टाइफाइड, इट इज़ लाइक एनी अदर. And it is 100% treatable. It is 100% treatable. At least मैंने तो थेरेपी में स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीट किया है, एंड ऑफ कोर्स केमिकल ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स वो केमिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जब हम थेरेपी करते हैं तो मुझे लगता है, एंड नॉट जस्ट मुझे लगता है, बट इट इज़ ट्रीटेबल. It is treatable. यस, एंड मोर ऑफ, क्योंकि मेरा जो मेथडोलॉजी है, दैट माई अप्रोच इज़ मोर ऑफ होलिस्टिक.
मुझे लगता है जब आप होलिस्टिक अप्रोच से चलते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम के साथ चलते हैं तो वो डेफिनेटली चेंज आता ही आता है. थैंक यू मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए. एंड नाउ आई कैन ऑल्सो से यू आर एन एडवोकेट ऑफ हॉलिस्टिक लिविंग. यस, 100%. ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप. हम समझ चुके हैं कि ये क्या होता है. अब जैसे समवन सफरिंग फ्रॉम ए साइकोटिक डिसऑर्डर, उसको पता है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, या ही इज नॉट विलिंग टू, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग कि उसको साइकोटिक डिसऑर्डर है. सो ही बिकम्स अ डिफिकल्ट पर्सन, rather a category of difficult Right, person. right. How to deal with such person? How to identify those persons first and foremost? आई थिंक ये फैमिली का बहुत मेजर रोल आता है इसमें. सोसाइटी का बहुत मेजर रोल आता है. अगर फैमिली नहीं समझ पा रही है तो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं. वहाँ एजुकेशन और अवेयरनेस की बात है कि अगर आपको प्रोलॉन्ग आपका 10 दिन तक 15 दिन तक कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, something is not normal, something is beyond that, immediately go to a psychiatrist, go to a clinical psychologist. and फिर वो जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं जिनके बिहाफ पे हम डायग्नोसिस देते हैं, ट्रीटमेंट रहता है. एंड इसमें हम लोग जैसे थेरेपी करते हैं हम लोग फैमिली थेरेपी भी करते हैं. सो आई बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली रादर कि ऐसे केसेस को डील करने के लिए फैमिली को थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे हम साइको ऑन्कोलॉजी में बात करते हैं, साइको ऑन्कोलॉजी इज़ फॉर कैंसर पेशेंट्स. तो हम साइको ऑन्कोलॉजी की जो थेरेपी करते हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ तो करते हैं, लेकिन केयर गिवर्स के साथ भी करते हैं. बिकॉज अब हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, क्योंकि फैमिली के लिए वो सिनेरियो भी, आई एम नॉट से इक्वल मोर और लेस, बट दे ऑल्सो नीड थेरेपी. सो वहाँ आई थिंक एक फैमिली थेरेपी का रोल आता है. फर्स्ट इज़ अगेन कि आप इमीडिएटली हेल्प सीख कीजिए, आप चाहिए डॉक्टर पास, साइकेट्रिस्ट पास. और ये मैं स्पेशली कुछ सेक्शन ऑफ लोगों में देखती हूँ. मेरे पास अभी 1 हफ्ता पहले ही एक केस आया था. वो मेरे पास आए. उनकी बेटी को एपिलेप्सी है. तो मैंने उनको पूछा कि ये जब स्टार्ट हुआ आप तब क्यों नहीं आए. एंड दे टोल्ड मी दैट हम लोग पंडितों की तरफ चले गए, हम लोग झाड़ फूक में चले गए. सो यहाँ आई थिंक आप एक सेक्शन लोग ऐसे भी हैं जो इसको उस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी को फिट्स आ रहे हैं, किसी को कुछ दौरा हो रहा है, तो आप ये वाला ट्रीटमेंट है. देखिए बिलीफ सिस्टम है सबका. आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चन ऑन दैट एंड आई कांट, वी कैन नॉट. एग्जैक्टली. सो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ थोड़ा सा मेडिकली समझने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकली समझने की ज़रूरत है कि वो उससे ट्रीट होने वाला नहीं है. आई अंडरस्टैंड प्रेयर्स हैव पावर्स, आई अंडरस्टैंड फेथ में पावर है, बट एट द सेम टाइम जहाँ केमिकल ट्रीटमेंट की, जहाँ बॉडी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वहाँ आपको वो करवाना ही पड़ेगा. सो यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ में भी एजुकेशन लाने की सोसाइटी में ज़रूरत है कि उससे ही सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आपको इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली समझने की ज़रूरत है कि हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है. तो अब वो मेरे पास आए हैं 3-4 महीने बाद, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दे आर रियलाइजिंग इट कि आई विश कि हम इसको 3-4 महीने पहले ले आते, हम इसको उस डायरेक्शन में ले गए और इसको केमिकल ट्रीटमेंट में नहीं लेके आए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है सोसाइटी में कि ये नॉर्मल है. इसको क्योंकि इनिशियली अगर हम एक स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा अटैच्ड बहुत रहा है, बट आई थिंक टॉक्स लाइक सच
सोशल मीडिया, ऐसी डिस्कशंस, एंड आई थिंक कोविड और पेंडेमिक के बाद मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे इतनी बात हो रही है, स्टिग्मा कम हुआ है। सो स्टिग्मा से डील करने का और इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस बारे में आप बात कीजिए। बिल्कुल। जैसे ऐसे टॉक शोज और होने चाहिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू कि आपको ऐसा ज़रूरी लगता है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, एंड रादर देन किसी को अगर मेंटल हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम है, आप उसको घर पे छुपा के रख रहे हैं, आप उसको सोशल लेके नहीं जा रहे हैं, रादर देन टेकिंग दैट पर्सन टू फॉर क्लिनिकल हेल्प, आप उसको अंदर ही अंदर रख रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एक्सेप्टेंस में नहीं है, आपको एजुकेट नहीं किया आपने खुद को, आप अवेयर नहीं है। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज, इट इज़ लाइक एनी अदर डिसऑर्डर, इट इज़ लाइक एनी अदर प्रॉब्लम। मैं ब्रीफली एक छोटी सी जानकारी चाहूँगा आपसे कि अपन साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ आ रही है। एक तो है जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, और एक है किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, किसी ने कोई ड्रग्स लिया, उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम्स हुई। तो इनके बारे में छोटा सा क्लैरिफिकेशन आप बताएं मुझे। अगेन हमने वही बात की कि हम अल्कोहल की तरफ, ड्रग्स की तरफ, बिकॉज ऑफ जब स्ट्रेस है, अगर हम वो एज कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज़ कर रहे हैं, then that is leading to all the diseases, all the disorders, and उसमें सबसे पहले हमें ड्रग डी एडिक्शन में जाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप बोले डेफिनेटली थेरेपी हेल्प करती है। उसके लिए भी अब डिपेंड करता है कि वो कितना आपका डोजेज है, कितना आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अकॉर्डिंगली अगर बहुत ज़्यादा है, देयर आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, आपको वहाँ आपको थेरेपी भी दिया जाता है, वहाँ एक होलसम अप्रोच रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाता है, एंड उसमें थेरेपी डेफिनेटली इंक्लूडेड रहती है, केमिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रहता है। उसमें बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मैंने देखे हैं जो होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी रहती है। सो डिपेंड्स कि आप द चॉइस ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर, आपका क्राइटेरिया आप किस चीज़ से, क्योंकि अगर हम बात करें हीलिंग के लिए, तो आप सबसे रिलेट, सपोज मैं अपने लिए चूज़ करती हूँ एक्सरसाइज एज माई कोपिंग मैकेनिज्म, सो मैं शायद वो फिज़िकल मूवमेंट एज फॉर माई हीलिंग यूज़ करूँगी। कुछ लोग शायद योगा से करेंगे, मैं शायद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से करूँगी, कुछ लोग नेचुरोपैथी यूज़ करेंगे। सो आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, आपको चॉइस ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर उसके अकॉर्डिंगली करना है। एंड आई विल अगेन से कि हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ जाना है, ना कि अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ। मैम, बिफोर मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट मेजर्स है इसमें, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इसमें, और है तो आर यू हैप्पी विद इट या और होना चाहिए? डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे काम किया जा रहा है। NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें भी टेली काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। इसको डीस्टिग्मेटाइज मुझे लगता है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। मोर ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को स्टार्ट करने की ज़रूरत है, मोर ऑफ टॉक शोज स्टार्ट करने की ज़रूरत है, मोर ऑफ ग्रांट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ, लास्ट ईयर के बजट में भी मेंटल हेल्थ को एक जो ग्रांट इशू हुआ, It was an agenda, yes. यस। सो आई थिंक पोस्ट पेंडेमिक मेंटल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मेजर्स। जैसे मैंने आपको बताया, NHM में भी टेली काउंसलिंग सर्विसेज हैं या हेल्पलाइंस हैं, तो इवन सुसाइड हेल्पलाइंस हैं। तो गवर्नमेंट कर रही है और इस चीज़ को सीरियसली ले रही है, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज़ रियलाइज्ड दैट मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इज़ फॉर रियल, एंड इट इज़ रियल thing to address, and It is a social issue. it is social and medical issue,
इसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना आप किसी और डिजीज को डिजीज को ले रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी इससे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हम बहुत जनरल आजकल सुन रहे हैं कि उसका डाइवोर्स हो गया, या वो दोनों बात नहीं कर रहे, या उनका झगड़ा हो गया, या फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो है ये मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रही है, या कैसे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है? सो जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक कपल की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली और फ्रेंड्स। यस, हम उसके बारे में ठीक है, नहीं बात कर रहे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक दो लोग जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, व्हाई दे आर इनटू अ रिलेशनशिप। आज के टाइम में जो मैं अपने क्लाइंट से अपने सेशंस में देखती हूँ, व्हाई वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप इज टू seek something, to seek validation, to seek acknowledgement, to take it from the other person. हम एक किसी रिलेशनशिप में इसलिए आए क्योंकि हमें ऐसा लगा कि मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ, या इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि उसका है तो मेरा भी होना चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मैरिज ऑल्सो, व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप एज कपल, वाई यू आर गेटिंग मैरिड, आपको वो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। लोग एक रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं क्योंकि शायद वो खुद को वो सब चीज़ें नहीं दे पाते हैं, उनको वो सामने वाले से चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। अब समझने की बात ये है कि वो टॉक्सिक एक पॉइंट के बाद जाकर, क्योंकि हर रिलेशनशिप इनिशियली एक पार्टनर गिविंग होता है, एक मोर ऑफ ए रिसीवर होता है। इट इज अ बैलेंस्ड एक्ट। इट इज़, बट एट द सेम टाइम जो एक गिवर होता है रिलेशनशिप में, वो हर टाइम शायद आपको वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाएगा। जब वो पॉइंट आता है एक रिश्ते का, तब जाकर आपको ऐसा लगता है कि नाउ इट इज़ गेटिंग टॉक्सिक, नाउ आई कांट टेक इट। तो मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिक तब हो रहा है जब आपको एक तो मिल नहीं रहा है वहाँ से। और दूसरा समझने वाली बात ये है कि हाउ टू डील विद एनी टॉक्सिक relationship or environment. Every toxicity or every struggle in any kind of relationship with family, friends, partners, parents, it is an opportunity to understand your own triggers. Suppose कोई प्रॉब्लम आई, आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉक्सिक हो रहा है, that shows कि कुछ चीज़ें हैं जो आप ले नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, क्योंकि आप एनवायरनमेंट, सिचुएशंस हर बार चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरनमेंट एवरी टाइम, एंड इवन इफ यू डू दैट, आप आज एक फैमिली में हैं, आप उससे बाहर निकले रिलेशनशिप से, उस फैमिली से, आप दूसरी फैमिली में जाएंगे तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वहाँ क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होगा, वहाँ क्या डिफ़िकल्ट लोग नहीं होंगे। वो डिफ़िकल्ट लोग, वो टॉक्सिसिटी इसलिए है क्योंकि आपका रेजिलियंस नहीं है, क्योंकि आपकी इमोशनल इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं है, क्योंकि आपका इनर वर्क नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपकी उतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको शायद उन लोगों से डील कैसे करना है ये नहीं आता है। सो वन इज़, यू कैन नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरनमेंट। हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट पीपल एंड डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट इज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इनर सेल्फ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डू द इनर वर्क। तो जब आप अपनी रिजिलियंस बिल्ड करेंगे, अपनी
इनर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि बाहर जैसे ये कमल है, कमल खिलता है। अब आपने कभी कमल का एनवायरनमेंट देखा है? हाँ मैम, इट इज जनरली डर्टी कीचड़। वाटर्स। हाँ, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलते, डर्टी वाटर्स में। राइट। तो वो पानी की बूंद भी अगर आ रही है कमल पे तो वो खिल रही है। सो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स लाइक सच, कमल की तरह, कि अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी हैं, आई एम नॉट डिनाइंग योर रियलिटी। इफ समबडी सेज दिस टू मी कि मेरा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, डेफिनेटली देयर आर डिफिकल्ट पीपल, डेफिनेटली देयर आर डिफिकल्ट सिचुएशंस, टॉक्सिक लोग होते हैं, बट every time walking out of it is not the solution. नॉट द सॉल्यूशन। So solution, real solution is कि उस चीज़ को समझो कि आज अगर किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं सुन पाई, इज इट समथिंग कि मैं उसको पर्सनली ले गई? इज इट समथिंग कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या बोलता है? दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ हु आई एम। यहाँ समझने की हम लोग गलती करते हैं, सामने वाले का ओपिनियन हम पर्सनली ले लेते हैं क्योंकि हम खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। आप मुझे बताएं, हम पूरे दिन में 5 मिनट बिना किसी एक्सटर्नल नॉइस के, वॉइस के, क्या खुद के साथ बैठ पाते हैं, स्पेंड कर पाते हैं खुद के साथ? खुद के थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को एनालाइज कर पाते हैं? आई थिंक मिसिंग आजकल ये दिस इज मिसिंग। इनर पीस मिसिंग है मैम। इनर पीस इसलिए मिसिंग है क्योंकि हम एक तो एक्सटर्नली उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक मेरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ चीटिंग, पार्टनर को चीट करे, तो इज इट इज और हर कोपिंग मैकेनिज्म? यस, इट कैन बी वन ऑफ द पैटर्न्स ऑल्सो, कि एक किसी के पैटर्न में ही है कि आपको क्योंकि वो आपका कोपिंग स्किल है। जैसे जोमेटो, स्विगी है, वैसे ही एवरी टाइम यू नीड अ पार्टनर बिकॉज ऑफ वैलिडेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। और वो आप क्योंकि घर से नहीं कर पा रहे हैं, घर से नहीं मिल पा रहा है आपको ऐसे लगता है कि ओके, मुझे एक अपनी बाहर एक स्पेस क्रिएट कर लेनी है जिसमें शायद मैं वो पीसफुली वहाँ रहूँगी, एंड साथ साथ ये स्ट्रेस और चैलेंज चलता रहेगा। बट यहाँ थोड़ा सा हम ये समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट समथिंग नेचुरली, ये नेचुरल चीज़ नहीं है। इनफाइडेलिटी की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, तो दिस इज़ समथिंग बिकॉज हमें हमेशा कोई चाहिए क्योंकि हम खुद के लिए अवेलेबल नहीं हैं। जिस दिन हम खुद के साथ वो कनेक्शन बिल्डअप कर लेंगे, जिस दिन हम खुद के साथ, एंड आई ऑलवेज से दिस दैट यू नीड टू हैव अ हायर गोल एंड अ हायर पर्पस इन लाइफ अदर देन डूइंग रूटीन थिंग्स। इकिगाई पढ़ी है आपने? इकिगाई का सुना है आपने? सो इकिगाई इज अ जापानीज नाम। yes. So उसमें वो यही बोल रहा है कि you need to have a higher goal, you need to have a higher purpose. Even भागवत गीता में, हमारा जो इंडियन हिंदू स्क्रिप्चर है भागवत गीता में, वहाँ कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हें एक हमें एक हायर गोल हमेशा हमारा होना चाहिए। एक ऐसा हमारा बीइंग ह्यूमन, व्हाई वी आर हियर, हम लोग क्यों आए हैं, हमारा लाइफ क्या इन सब चीज़ों के लिए ही है? हमें There should be a bigger motive. Exactly, there should be a bigger purpose, there should be a higher goal, there should be a higher purpose कि हम यहाँ, हमारा बर्थ क्यों हुआ है। हम सिर्फ so when you start thinking in this direction, then I think you will find that purpose. आप उस पर्पस की तलाश में निकलेंगे, आप उस पर्पस को ढूंढेंगे, एंड दैट कैन ओनली हैपन जब आप खुद से कनेक्ट होंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, खुद के साथ बात करेंगे। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद को कटघरे में खड़ा करेंगे। हम हमेशा खुद को विक्टिमाइज्ड हमेशा फील कराते हैं बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए एस्केप है, कि आज क्योंकि हम हमेशा ये सोचना चाहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ,
मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, बट क्या हम उसका चार्ज लेते हैं? एक्सेप्ट ही नहीं करते मैम। हम उसको उसमें जाते ही नहीं हैं। जैसे आपने अभी एक्सेप्टेंस की बात की, रिलेशनशिप्स में भी यही है कि हमें टॉक्सिक वो क्यों लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा डिनाइल में रहते हैं कि ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, या मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना है उसको। और अगर हम एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो वो पैसिव एक्सेप्टेंस है, एक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं है ना। तो फर्स्ट तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। सपोज यू आर विद अ पार्टनर जो शायद आपकी आपकी इमोशनल नीड्स शायद नहीं समझ पा रहा है, आपको शायद वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ओके फाइन, ही और शी इज लाइक दैट, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही डज नॉट लव मी, दैट डज नॉट मीन दैट ही डजंट वांट टू बी विद मी। सो वो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, दैट टू एक्टिव एक्सेप्टेंस लेके आनी है, और हमेशा डिनाइल में नहीं रहना है। सो आई थिंक दिस इज द वे to deal with toxic people, to deal with toxic environment is actively, सबसे पहले तो accept करिए आप उसको कि ओके फाइन, ये मेरी रियलिटी है, ये हो गया है, बट ये मुझे अपने अंदर काम करना है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मुझे टफ लग रहा है डील करना। आप इनर वर्क कीजिए, इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप कीजिए, रेजिलियंस बिल्डअप कीजिए, and then find a higher purpose in your life. Other than this, there must be some reason that why you are born. You need to find that reason. Is that reason called the karma? You spiritually इसको हमें समझने की ज़रूरत है। कर्मा is something which is your duty. It is your स्वधर्म। स्वधर्म is also कि जो एक यूनिवर्स ने आपके लिए एक ड्यूटी, suppose I am a homemaker. Something is assigned for me. Yes, suppose I am a homemaker and I don't like cooking, I don't like being at home. I'm telling you with an example. Suppose मुझे घर रहना पसंद नहीं है, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, मुझे घर की देखभाल करना पसंद नहीं है, घर वालों को देखना भी पसंद नहीं है। सो अब हो क्या रहा है? तो कॉन्स्टेंट डिनायल कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए था। ये अगर आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट हाई है, अगर आप कर्मा जैसे आपने बात की, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड ओके इट इज़ माई स्वधर्म। भगवान ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है, यूनिवर्स ने मेरे लिए एक ड्यूटी रखी है, विच इज़ कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, एंड मुझे ये ड्यूटी परफॉर्म करना है वेदर आई लाइक इट और नॉट लाइक इट। बट ऑल्सो हमारा सबसे पहला कर्म, धर्म हमारे खुद के टुवर्ड्स है। और स्वधर्म ऑल्सो सेज दैट योर फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, जहाँ हम अब बाउंड्रीज की बात करते हैं कि सपोज कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, बेसिक करना है, बट बाउंड्रीज मेंटेन करके चलनी है। यू हैव टू से नो। मैम अभी इस कन्वर्सेशन में आपने एक वर्ड यूज किया था, रेजिलियंस। रेजिलियंस, हाँ जी। बहुत छोटे शब्दों में अपन इसको पब्लिक को एक्सप्लेन करेंगे, होता क्या है और क्या करना है। राइट। तो जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं, रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक टू एनी स्ट्रेसफुल इवेंट और सिचुएशन दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे कि जब हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, एबिलिटी टू बाउंस बैक मीन्स आपकी क्षमता कितनी है कि आपके साथ कुछ ऐसा लाइफ में इवेंट हुआ, उसके बाद आप कितना उसको डील कर पा रहे हैं, बाउंस बैक कर पा रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई चैलेंज या सिचुएशन अगर आ रही है, आपको नेगेटिव इमोशन फील ही ना हो। अगर हम बिल्डिंग रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, सो यहाँ समझना पड़ेगा कि हमारे बेसिक 6 इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस, जो हमें फील होंगे ही होंगे, बिकॉज यू आर ह्यूमन एंड यू आर गोइंग टू फील ऑल दोज बेसिक 6 इमोशंस। उसको अब हम अगर ये बोले कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है,
यहाँ हम जहाँ रिजिलियंस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस में भी दो तरीके के इमोशंस होते हैं। वन इज हेल्दी नेगेटिव इमोशंस एंड सेकेंड इज अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस। तो अब दो तरीके के हमारे पास नेगेटिव इमोशंस आ गए। सपोज मैं और इससे डील करने का हमारा REBT में रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो हम करवाते हैं, एल्बर्ट एलिस ने जो ये थेरेपी दी थी हमें, उसमें उन्होंने ABC हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ABC कॉन्सेप्ट के साथ आप रेजिलियंस बिल्डअप कर सकते हैं, आप डील कर सकते हैं। A stands for any adverse event. Suppose, I'll explain it to you with an example. Suppose a student failed in maths exam. तो वो एक adverse event हो गया उसकी लाइफ का। ठीक। Then comes दो तरीके के उसके थॉट्स आएंगे। वन इज रैशनल, वन इज इर्रेशनल। इर्रेशनल तो हो गया नेगेटिव, अनहेल्दी नेगेटिव। रैशनल इज हेल्दी नेगेटिव। तो उसके मन में जो अनहेल्दी नेगेटिव थॉट आएगा, B स्टैंड्स फॉर द बिहेवियर, वो ये आएगा कि आई एम अ फेलियर। जो हेल्दी नेगेटिव थॉट आएगा वो ये आएगा, इट्स ओके, आई फेल्ड इन मैथ्स टेस्ट डज नॉट मीन आई एम अ फेलियर, I'll retry. I will retry, I will work on it, I will work more on it. Then comes the C, which is the consequence, which is the कि आपका रिएक्शन क्या रहता है उसके टुवर्ड्स। सो रैशनल थॉट ये आएगा कि आप पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, आप ट्यूशन अपना मेहनत करेंगे, आप देखेंगे, फिगर आउट करेंगे कि क्या कमी रही। और अनहेल्दी, दैट इज इररेशनल नेगेटिव इमोशन जो आएगा वो ये आएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग एंशियस एंड यू विल स्टॉप स्टडिंग, एंड हेंस जो आप फेल हुए, आप अनहेल्दी नेगेटिव थॉट के साइकिल में रह गए और आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही आएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो थ्रू इट। समझ रहे हैं आप कि हमें उसको इररेशनल से रैशनल में लेके आना है। हमने उसको जैसे ब्रेन में हमने उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लेके आना है, एमिगडाला से, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज अवर रैशनल ब्रेन। तो हमने हर थॉट को एमिगडाला से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लेके आना है। सो यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स इन थेरेपी हम बच्चे को हेल्प करते हैं इस चीज़ को ब्रेक आउट करने में। CBT, REBT, mindfulness, ACT is the acceptance commitment therapy, CBT is the cognitive behavior therapy. So ये सब interventions यूज़ करके हम हेल्प करते हैं कि वो अपने थॉट को ब्रेक डाउन करे, उस पर काम करे एंड नया थॉट बिल्ड करे। मैम, ये जो रेजिलियंस की अपन ने बात करी, इज इट ए नेचुरल एबिलिटी या एक एक्वायर्ड एबिलिटी होती है? बोथ आई वुड से, क्योंकि हम स्पिरिचुअली भी अगर समझें तो समटाइम्स इट इज़ द नेचुरल एबिलिटी दैट यू आर बॉर्न विथ, इफ नॉट यू कैन बिल्ड इट अप इन एनी वे। सो आई थिंक अगर आप इवन इफ यू आर बॉर्न विथ, आपके लिए एफर्ट कम है, बट देर आर वेज टू बिल्ड इट अप एंड वाई नॉट, क्योंकि आई थिंक प्रोफेशनल्स हैं एंड देर आर अदर वेज ऑल्सो। जैसे मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ होलिस्टिक वेज को, तो मुझे लगता है योगा इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड रेजिलियंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइजिंग, आई मीन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट थेरेपी इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड रेजिलियंस, क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी वहाँ से बन रही है। ऑफ कोर्स द थेरेपी, आई ऑल्सो प्रमोट माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो मुझे लगता है कि ये सब तरीके हैं। मुझे लगता है स्टोरीज़
also reading can also be a great way. Reading others life stories, जब आप दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं जिन्होंने इतनी टफ सिचुएशंस के साथ डील किया. ऑल्सो एक चीज़ है जो बहुत इतना लोग इसको नहीं समझते हैं. मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. द काइंड ऑफ पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विथ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी संगत कैसी है. आप क्या, आज का जो ट्रेंड है वो ये है कि टू बी पार्ट ऑफ द भीड़, सोशल रेस में भाग रहे हैं. राइट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना है, जो आपकी बात को समझते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, जो आपको क्वेश्चन नहीं करते, आपको डाउन नहीं करते हैं, आपकी वर्थ पे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं. आपको उनके साथ रहकर ऐसा लगता है कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ. सो जैसे आपने बोला कि सम पीपल आर बॉर्न विद इट, सो व्हाई नॉट टू चूज सच पीपल एंड बी विद देम, दोज हु आर बॉर्न विद इट, एंड लर्न their ways, adopt their ways in your life. So I think people you live with, people you surround yourself with, determines a lot. And it's becoming a very mindful conversation between us, and it's like it will take an eternity to talk about all these topics, Right. but we have limited timelines and our boundaries, so we'll continue with our next topic. टॉपिक तो क्या बोलूँगा मैम, दिस इज हार्श रियलिटी और हार्श ट्रूथ. खैर, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी अपन ने डिस्कस किया, बहुत केसेस में आपने बताया ट्रीटेबल है, Right. बट वी आर डेली देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एक वर्ड सुसाइड. बहुत जनों का जो एंजाइटी डिप्रेशन है उनका अनसुसाइड हो रहा है. तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा. हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, फिर भी आई वांट टू कवर दिस टॉपिक. तो मुझे आप ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा कि लोग क्यों जाते हैं इस तरफ, क्या थॉट्स होते हैं उनके दिमाग में ऐसा स्टेप लेने से पहले, और सरकार क्या कर रही है इसको रोकने के लिए. विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स. सो सबसे पहले तो हमें द टर्म वी यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुसाइड, सपोज किसी ने किया एंड इनिशियली बोलते थे कमिटेड सुसाइड, बट इट इज, सो यू कमिट अ क्राइम एंड सुसाइड इज नॉट अ क्राइम. सो अभी वो लॉ के अंडर आ गया है कि यू कैन नॉट से कमिटेड सुसाइड, you have to say death by suicide. So it is very important how you are addressing something this sensitive. आप जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी भाषा क्या है, आपके वर्ड्स क्या है, that is going to make it positive and negative. तो मीडिया का रोल भी मेजर है कि आप इफ़ इट इज़ डेथ बाय सुसाइड, यू हैव टू, आपको उसके रीजंस नहीं बताने हैं आपको, सो दैट, क्योंकि कई बार आप न्यूज़ सुनते हैं जो दूसरे बच्चे जिनके सुसाइडल थॉट्स हैं, वो शायद वो न्यूज़ देखकर सुनकर उसको अटेम्प्ट की कोशिश करें, उस तरीके से करने की कोशिश करें. सो आई थिंक यहाँ मीडिया का थोड़ा सा मेजर रोल है. अभी एथिक्स एंड लॉज की अगर हम मीडिया की बात करें तो इट इज़ अनएथिकल टू, इवन सोशल मीडिया में तो खैर अभी कुछ बॉडी ही नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू से दिस दैट यू should be, because it is such a sensitive matter, such a sensitive topic. So इसके लिए आप क्या words use कर रहे हैं, you have to be very careful about it, and you have to understand कि आपका एक word शायद दूसरा कोई सुन रहा है और उसके ऊपर क्या affect होने वाला है. दूसरा, हम जब suicide की बात कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो attempt to suicide या death by suicide है, उनके इंटरनल डायलॉग्स क्या हैं, वो उसकी मनोस्थिति क्या है, वो किस मेंटल स्टेट में है. तो वो शायद ऐसा फील कर रहा होगा कि मैं और एफर्ट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पेन, आई कैन नॉट टेक दिस पेन,
कोई और रास्ता ही नहीं है मेरी पेन को ख़त्म करने का, कोई और सल्यूशन ही नहीं है, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, एंड वो गिल्ट और शेम में इतना ज़्यादा है कि उसको लग रहा है यही एक तरीका है. एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट ईजी. टेकिंग दिस स्टेप. यस. सो यहाँ ये समझने की बात है, सबको ऐसा लगता है वी आर टॉकिंग अबाउट टू फैक्टर्स. वन इज प्रॉक्सिमल फैक्टर्स, सेकंड इज डिस्टल फैक्टर्स. जो सुसाइड के केसेस में हम बात करते हैं, हम प्रॉक्सिमल फैक्टर्स की बात करते हैं. सो व्हाट आर प्रॉक्सिमल फैक्टर्स? प्रॉक्सिमल फैक्टर्स हैं जो रीसेंट कॉज हैं. सपोज 12th का रिजल्ट आया, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, रिलेशनशिप में फेल हुआ, ऐसे कोई भी इंस्टेंट इमीडिएट रीज़न हुआ. फाइनेंशियल. सो देर आर मेडिकल रीजंस, देर आर नॉन मेडिकल रीजंस. कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी जो चल रहा है. देर आर नॉन मेडिकल रीजंस ऑल्सो लाइक फाइनेंशियल, हार्ट ब्रेक, एग्जाम रिजल्ट, प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, फैमिली, सोसाइटी. तो यहाँ हम दो बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. तो जो इमीडिएट इवेंट है वो होता है प्रॉक्सिमल फैक्टर. सबको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रॉक्सिमल फैक्टर इज द रीज़न फॉर सुसाइड, वेयर एज इट इज़ द डिस्टल फैक्टर. डिस्टल फैक्टर होता है जो बहुत देर से चला आ रहा है. तो उनकी मनोस्थिति जो है वो उन्होंने एक दिन में डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में फेल हो गए. सपोज हम एक एग्जांपल से अगर समझें कि कोई एंट्रेंस का रिजल्ट आया और बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, हैड ही अटेम्प्टेड अ सुसाइड, ही और शी, और डेथ बाय सुसाइड हो. तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट वन रिजल्ट. So there has been multiple of factors, reasons, causes which led to this event. अब यहाँ पे वो distal factors के लिए we as family, we as society, we as community, we have to be very aware about it. We have to be very conscious and alert about it. अपने बच्चे को या आप आसपास के लोगों को थोड़ा सा अलर्ट और अवेयर रहने की ज़रूरत है, फैमिलीज़ को, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली कुछ डिप्रेसिंग स्टेट है, एंग्जाइटी स्टेट है, वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है, और मे बी देयर इज़ सम लॉस ऑफ एनी फैमिली मेम्बर इन द पास्ट, उससे कोप अप नहीं किया है, ग्रीफ चल रहा है कॉन्स्टेंट, हीलिंग नहीं हुआ है, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई, एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. कुछ फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, सब. एग्जैक्टली. बुलिंग में भी कितने सारे केसेस हैं. मुझे लगता है बीकानेर में ही रिसेंटली, यू कैन कोट इट वेल, कि कितने ही नंबर्स हैं. बिल्कुल है. नंबर ऑफ सुसाइड्स का हमने लेटेस्ट डाटा अपने सोर्सेस से पता कर रहे थे अभी कंटिन्यूसली. तो मतलब 2025 अभी स्टार्ट हुआ, एंड देयर ऑलमोस्ट ऐसे तो दैट फिगर इज 1.7 मिलियन, 17 suicides in 10 days. Exactly. So that is a very big number, and considering our small city or our small district, this is a very big number. Right. So I think it is an alarm. It is a call to all of us as society and community, as parents, as schools, that we need to take mental and emotional health I think seriously. workshops are very necessary. Yes, educational and awareness workshops, and schools have to take this initiative. आपने बोला कि गवर्नमेंट क्या कर रही है. Are there any helplines? कुछ helplines बनेगी? Yes, private and government both, and but helpline also बच्चों को और जो भी इस स्थिति में है उसको हेल्प सीक करने के लिए भी वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका थॉट तो यही चल रहा है ना कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा. तो वहाँ से वो हेल्पलाइन तक पहुँचना भी तो एक स्टेज है.
उसमें वर्कशॉप्स with schools, as communities, as society, आई थिंक सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती बिल्कुल है कर सकते हैं। कि हम इसको, बट लेट्स टॉक अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स एंड नॉट जस्ट लेमली. अगर आप बोलें कि आज एक जगह पे आप सुसाइड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो वो बहुत ही अनप्रोफेशनली हो रही है डिस्कशन. लेट्स अवॉइड दैट. लेट्स नॉट, बिकॉज इट्स सच अ सेंसिटिव इट्स वेरी सेंसिटिव मैटर दैट एक प्रोफेशनल की ही सुनो आप, प्रोफेशनल से ही समझो आप कि वो क्या है, एंड देन बी अवेयर, इवन एज पेरेंट्स बी अवेयर कि मेरा बच्चा किस स्थिति में है, क्या चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एपेटाइट क्या है, स्लीप क्या. सो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, नॉट जस्ट द प्रॉक्सिमल फैक्टर्स की इस वजह से हो गया, नहीं, वो डिस्टल फैक्टर्स हैं जिस विच लेड टू दिस वन इवेंट. मैम इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन बट वी हैव टू रैप अप आवर शो फॉर टुडे. ये Yes. एपिसोड का रैप अप आ गया है. Right. तो मैं कहूँगा कि आप हमारी जनता के लिए 2 शब्द ऐसे बताएं ताकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो और दे मतलब जो पर्पस ऑफ लाइफ है, द गुड इंटेंशंस, उसकी तरफ मोटिवेट. आई थिंक एज बिगनर्स मैं शायद ये कहना चाहूँगी कि just stay away from the outside noise and outside voice and listen to your inner voice. And there are ways to it. Start getting connected through your body. जैसे भागवत गीता में भी अर्जुन को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं. सो connecting through your body first for beginners is a great way. Work on your lifestyle. I think try the holistic approach and just आज मैं देख रही हूँ just following the trends and मुझे लगता है कि just listen to yourself, be with yourself and not following what others are doing but what you want to do and what you believe in doing. So it is important to understand. थैंक यू मैम फॉर दिस इंसाइट्स. ऑन ए क्लोजर नोट मैं भी अपने जनता को कहूँगा कि लेट्स नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ को. नॉर्मलाइज करो, डोंट टेक इट एज ए टैबू एनी मोर. ये सोसाइटी के लिए अब टैबू नहीं रह गया है. वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल, वी कैन टेक हेल्प. मैम जैसे कोच अवेलेबल हैं, मैम जैसे बहुत सारे लीडिंग थेरेपिस्ट अवेलेबल है. आप उनसे यू कैन टेक एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक लेसन्स, यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम देम. ये आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे एंड इट इज़ 100% टेबल. थैंक यू. Thank you. Thank you.